हेलो विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने संधि के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था, जिसमें संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, इनके सबके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम अच संधि में जो यण संधि है, अच संधि का भेद, उससे संबंधित सूत्रों को उदाहरण सहित समझेंगे, जिसमें पहला सूत्र है इको यणचि। इको यणचि इकः स्थाने यणशादचि संहितायाम विषये। इक के स्थान पर यण शाद होना चाहिए। यदि अचि अच वर्ण परे हो तो संहितायाम विषये, संहिता के विषय में। हम प्रत्येक सूत्र को उसके शब्दार्थों के माध्यम से समझेंगे। यहां पर इको यणचि सूत्र के अंतर्गत 3 पद हैं। अचि, अच का अर्थ है अच परे होने पर। इसी प्रकार इकह, इक का अर्थ है इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण, यण होता है। इसको हम इस प्रारूप के माध्यम से समझ सकते हैं। इक वर्ण है, इक के परे अच वर्ण हो तो इक को यण आदेश हो जाता है। इक के अंतर्गत ई, उ, री, री ये स्वर वर्ण आते हैं और यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र, ल ये 4 वर्ण समाहित होते हैं। यहां इक और अच, इन दोनों प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्ण अपने अपने सवर्णों का बोध कराते हैं, क्योंकि इक और अच दोनों अविधीयमान हैं, अर्थात इनके स्थान पर कार्य होना दर्शाया गया है, जबकि यण विहित कार्य होने से विधीयमान है। अतः यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण केवल अपने सवर्णों का ही की बजाय केवल स्वयं का ही बोध कराते हैं। यह वृत्ति में संहितायाम विषये लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है संहिता के विषय में। कहने का तात्पर्य है कि व्यवधान रहित स्वर वर्ण परे होने पर, व्यवधान रहित स्वर परे होने पर यानी दोनों स्वर वर्णों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण है, इस सूत्र को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण के स्वरूप में हमारे पास है सुधी प्लस उपास्य। यहां स, उ, ध, ई प्लस उपास्य एक के अंतर्गत वर्ण आते हैं। ऊपर हमारे पास लिखे हुए हैं ई, उ, री, री ये 4 वर्ण हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास एक के अंतर्गत आने वाले वर्णों में से उ, ई और उ ये 3 एक वर्ण हैं। लेकिन यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि तीनों में से किस एक वर्ण को यण आदेश होगा। तो इसके समाधान हेतु विद्यार्थियों हमें अगले सूत्र की ओर जाना पड़ेगा। तो अगला सूत्र हम देखते हैं। तो सूत्र है अगला, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात जिसका तात्पर्य है कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट किसी कार्य का विधान किया जाता है तो वह व्यवधान रहित पूर्व के स्थान पर होता है। इसको हम सूत्र के शब्दार्थ के माध्यम से समझेंगे। सूत्र का शब्दार्थ है तस्मिन, अर्थात उसमें, इति ऐसा, निर्दिष्टे निर्दिष्ट होने पर, पूर्वस्य पूर्व के स्थान पर। यहां तस्मिन शब्द का तात्पर्य सप्तमी विभक्ति के पद से है, सप्तमी विभक्ति युक्त पद से है। तो यहां व्यवधान से तात्पर्य है कि कार्य में बाधा उत्पन्न करना। यह कार्य विजातीय तत्वों के द्वारा होता है। इक और अच दोनों प्रत्याहारों में स्वर वर्ण आते हैं, अतः व्यवधान स्वर वर्णों के अतिरिक्त हल वर्णों द्वारा ही उत्पन्न मानना चाहिए। स्थिति हम देखें, सुधी प्लस उपास्य।
तो स उ ध ई उ पास्यः। यहां तीन जिज्ञासाओं का यहां समाधान किया गया है। यहां एक ई उ और अच उ, यहां एक ई और अच उ के मध्य व्यवधान नहीं है, जबकि एक उ और अच ई इन दोनों के मध्य व्यवधान है ध वर्ण का। अतः निश्चित होता है कि एक वर्ण ई और को ही यण वर्ण आदेश होना चाहिए, क्योंकि ई और अच वर्ण उ इन दोनों के मध्य कोई व्यंजन वर्ण का व्यवधान नहीं है। अतः हम निश्चय कर लेते हैं कि ई को ही यण आदेश होगा एको यणची सूत्र के द्वारा। अब यहां पर एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि यण वर्ण तो चार हैं। कौन कौन से चार हैं? य व र ल। इनमें से ई के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेशित होगा? इसके समाधान हेतु विद्यार्थियों हमें अग्रिम सूत्र की ओर जाना चाहिए। अग्रिम सूत्र है हमारा स्थानेन तरतमः। स्थानेन तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। सूत्र का शब्दार्थ हम देखें। स्थाने, स्थाने का अर्थ है प्रसंग में। सदृश अंतरतमः, अंतरतम का मतलब है समानतम, सदृशतम। यहां स्थाने प्रसंग में से तात्पर्य है षष्ठी विभक्ति युक्त पद। यहां यह भी जान लेना चाहिए कि जिसके स्थान पर कार्य होना दर्शाया जाता है वह स्थानीय कहलाता है। जैसे एक और स्थानीय के स्थान पर जो कार्य विहित होता है वह आदेश कहलाता है। जैसे यण, यहां इको यणची सूत्र के द्वारा एक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो एक के स्थान पर यण आदेश हो रहा है तो एक क्या हुआ? स्थानीय हुआ। और यण आदेश हो रहा है यानी एक के स्थान पर यण कार्य हो रहा है तो यण क्या हुआ? आदेश हुआ। चीज दोनों स्पष्ट हो जाती है, स्थानीय और आदेश। यह विचार करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब षष्ठी के स्थान पर एक से अधिक आदेश प्राप्त होते हैं। अब चूंकि यहां पर एक ई के स्थान पर हमें यण आदेश करना है, लेकिन यण वर्ण चार हैं, तो हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी कि ई के स्थान पर कौन सा यण वर्ण करें। तो सूत्र का हम भावार्थ समझ लेते हैं कि प्रसंग में एक से अधिक आदेश प्राप्त होने पर षष्ठी के स्थान पर वही आदेश होगा जो उसके अत्यंत समान हो। यहां भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक ई का समानतम यण वर्ण कौन सा है? यानी कि य व र ल ये चारों यण वर्ण में से स्वर वर्ण या एक वर्ण ई के समानतम कौन सा है? इसके लिए हमें जो संज्ञा प्रकरण का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सूत्र पर विचार करना चाहिए, जो कहता है कि जिन वर्णों का मुखगत उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है वे एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। विचार करने पर हम पाते हैं कि यण वर्ण य ही एक वर्ण ई का समानतम है, क्योंकि दोनों ही तालु स्थानीय हैं। दोनों का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। बच्चों, यह हमें समझना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण सोपान क्रम से ही पढ़ी जा सकती है, यानी कि संधि प्रकरण को समझने के लिए हमें संज्ञा प्रकरण को ही पढ़ना पड़ेगा। अतः पूर्व अध्याय में जो संज्ञा प्रकरण है हमने पढ़ा है उसको वापस से दोहरान करें। अब यहाँ पर हम निश्चय हो गए कि ई के स्थान पर यण वर्ण यह होगा, तो हमारी स्थिति इस प्रकार बनेगी सुधी प्लस उपास्य। तो ध के बाद जो ई वर्ण है उसको यण वर्ण यह आदेश होकर के हमारी स्थिति बनती है सुध य उपास्य। इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। अब अग्रिम स्थिति बदलने के लिए हमें अग्र सूत्र जाना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। तो सूत्र है हमारा अनचि च।
अनचि च। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तुः नेत्वचि। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तुः नेत्वचि। सूत्र का शब्दार्थ है च यानी और, अनचि यानी अच वर्ण परे